क्लास 12th सब्जेक्ट बैंकिंग चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक है सोर्सेज ऑफ बैंक्स फंड, बैंक के साधन स्रोत। मतलब बैंक के कौन कौन से उस स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जिससे बैंक अपनी पूंजी को, अपनी जमा राशि को बढ़ाती है। ऐसे कौन कौन से साधन हैं, माध्यम हैं, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से बैंक अपनी पूंजी, अपनी मुद्रा को, अपनी सेवाओं को बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि बैंक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, बैंक भी फिर एक सामान्य परिचय ले लेते हैं, बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा और सेवाओं का आदान प्रदान करती है। आधुनिक समय में व्यापारिक बैंक दो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं: जनता से जमा राशियां प्राप्त करना और जो ज़रूरतमंद हैं उनको ऋण प्रदान करना। ऐसे ही दो मुख्य कार्य बैंक का होता है। इसलिए बैंकों को पूंजी या मुद्रा का व्यापारी कहा जाता है। बैंक जो है वो पूंजी और मुद्रा, इन्हीं दोनों का व्यापार करता है। तो इसलिए पूंजी और मुद्रा का उसको व्यापारी भी कहा जाता है। तो हम लोग बैंक की कार्यप्रणाली का अध्ययन इस बात के लिए करेंगे, एक बैंक जो पूंजी प्राप्त करता है, किस प्रकार उसकी पूंजी उचित और लाभप्रद हो या लोग उसमें विनियोग करें, बैंक अपनी पूंजी को ही विनियोग करें, इसी का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। बैंक की कार्यप्रणाली के संबंध में केवल दो बातों का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग, केवल दो बातें। पहली बात यह है कि बैंक के पूंजी के स्रोत। पूंजी के स्रोत माने कि बैंक कहाँ कहाँ से अपनी पूंजी इकट्ठा करती है, जमा करती है, कहाँ कहाँ से वो ले करके अपनी पूंजी को, अपनी मुद्रा को बढ़ाती है। दूसरा होता है बैंक खाते। बैंक जो है वो अनेक प्रकार के खाते खोल करके जमा राशियाँ प्राप्त करती है। ये दो बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे। एक तो बैंक के पूंजी स्रोत, बी है बैंक के खाते। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक के स्रोत में। पहला है, अब बैंक के स्रोत जो है, ऐसे 5 स्रोत हैं जिनके माध्यम से बैंक अपने पूंजी का निर्माण करती है, पूंजी को बढ़ाती है। इसमें पहला है अंश पूंजी द्वारा, दूसरा है निक्षेप या जमा द्वारा, डिपॉजिट्स। थर्ड है बैंक ऋण द्वारा, मतलब बैंक ऋण भी लेती है व्यापारियों और रिजर्व बैंक से। चौथा है संचय कोष के द्वारा। पांचवा है साख निर्माण द्वारा। ऐसे 5 सोर्सेज हैं बैंक के, जिनके माध्यम से बैंक अपनी पूंजी को बढ़ाती है, पूंजी का निर्माण करती है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अंश। अंश किसे कहते हैं? अंश मीन्स होता है शेयर। अंश माने हिस्सा, भाग। कंपनी या बैंक जब रजिस्टर्ड होते हैं, स्थापित होते हैं, तो उनकी एक पूंजी लिमिट होती है। उस लिमिट पूंजी को, सीमित पूंजी को, और वही पूंजी उनके अधिकार में होती है, तो उसको अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। तो अधिकृत पूंजी को जब छोटे छोटे कई हिस्सों में, कई भागों में, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक हिस्से को हम अंश कहते हैं। इसको कॉमर्शियल भाषा में यूनिट भी बोलते हैं, इकाई। तो जब बैंकिंग कंपनी अपने अधिकृत पूंजी को
छोटे छोटे कई पार्ट में डिवाइड कर दे तो प्रत्येक पार्ट अंश कहलाता है, और वही सभी पार्ट मिल करके वो अंश पूंजी हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में बैंकों की स्थापना जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में की जाती है। इसलिए ये बैंक भी अंशों का निर्गमन करके अपने पूंजी का कलेक्शन करते हैं, पूंजी एकत्रित करते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं। यह पूंजी प्राप्त कर करने के बाद बैंक अपना कार्य जो है वो प्रारंभ करता है। तो बैंक की स्थापना से पूर्व उसके जो संस्थापक होते हैं, फाउंडर जो होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि बैंक को अपना व्यवसाय चलाने के लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी और यह पूंजी कैसे हम एकत्रित करेंगे। यह बैंक द्वारा पूंजी एकत्रित करने की अधिकतम सीमा होती है। तो जो अधिकतम सीमा होती है बैंक की, जितनी बैंक की पूंजी की आवश्यकता है, अधिकतम सीमा, उसे ही अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी कैपिटल कहते हैं। अथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। अधिकृत पूंजी का जितना भाग विक्रय के लिए जनता में निर्गमित कर दिया जाता है उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। और निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा परचेज कर लिया जाए, खरीद लिया जाए, उसे बोलते हैं प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा वास्तव में भुगतान कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया, चुका दिया गया, उसे चुकता पूंजी, प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम जो 1949 बना है, उसके अनुसार किसी बैंक की जो प्रार्थित पूंजी होगी, माने सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने पूंजी का एप्लीकेशन आया खरीदने के लिए, तो प्रार्थित पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार चुकता पूंजी बैंक की प्रार्थित पूंजी के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। वास्तव में किसी बैंक की चुकता पूंजी ही उसकी कार्यशील पूंजी का हिस्सा माना जाता है। जो चुकता पूंजी होगी, पेड अप कैपिटल होगी, उसी से बैंक अपना कार्य व्यवहार प्रारंभ करता है। दूसरा है निक्षेप द्वारा, जमा द्वारा। बैंक अन्य प्रकार के निक्षेपों द्वारा, जमा के माध्यम से भी अपनी पूंजी का निर्माण करती है। जनता से प्राप्त धनराशियाँ जो किसी भी प्रकार के खाते में शेष हों, अर्थात जिनका अभी भुगतान न किया गया हो, जमा या निक्षेप कहते हैं। बैंक की चल पूंजी का सबसे बड़ा साधन जमा के रूप में धन प्राप्त होता है। बैंक लोगों तथा संस्थाओं से प्राप्त धनराशि को अनेक प्रकार के खाते खोल करके जमा करते हैं, जैसे चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, गृह निक्षेप जमा खाता। ऐसे तमाम प्रकार के खाते खोलकर बैंक जनता से आवश्यक राशि जमा करती है। और दूसरा होता है साख जमा। बैंक अपने जमा धन का थोड़ा भाग नगद जमाओं के रूप में प्राप्त करते हैं और अधिकांश जमाओं साख जमा के रूप में ऋणों के फलस्वरूप निर्मित होता है। तीसरा है ऋण द्वारा। बैंक जो है वो कुछ दशाओं में व्यापारियों, अन्य बैंकों, पोस्ट ऑफिस, रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उनके माध्यम से भी लोन ले करके अपनी पूंजी का निर्माण करती है, पूंजी का बढ़ावा देती है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक को नियमित उधार दिया जाता है। ऐसे ऋण सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर
या व्यापारिक बिलों की कटौती पर दिए जाते हैं। सहयोगी बैंकों से ऋण याचना राशि जो कॉल मनी के रूप में भी प्राप्त होती है। ऐसे ऋण अल्पकालीन होते हैं। इन पर ब्याज दर मांग के अनुसार बदलती रहती है। भारत में जो है व्यापारी बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण को अपनी कार्यशील पूंजी का नियमित स्रोत बना लिया है। मतलब भारतीय बैंक जो व्यापारिक बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, वो प्रायः रिजर्व बैंक से ही लोन ले लेते हैं। वहाँ आसानी से मिल जाता है क्योंकि रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक होता है, गार्जियन है, सभी व्यापारिक बैंकों का वो गार्जियन है। इसलिए सभी लोग रिजर्व बैंक से ही ऋण लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है संचय कोष द्वारा। तो संचय कोष के माध्यम से भी बैंक अपने पूंजी का निर्माण करती है। बैंकों के द्वारा अपने अर्जित लाभ में से कुछ प्रतिशत भाग आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखना आवश्यक होता है। ऐसे कोष में कुछ ही वर्षों में एक बड़ी राशि इकट्ठा हो जाती है जो बैंकों कार्यशील पूंजी का एक साधन बन जाती है। भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार प्रत्येक बैंक को प्रतिवर्ष अपने लाभ का कम से कम 20% हिस्सा सुरक्षित कोष में रखना आवश्यक होता है। बैंक अपने लाभों में से कुछ अन्य संचितियां भी करती हैं, जैसे आकस्मिक संचिति, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सामान्य संचिति, जनरल रिजर्व आदि। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम भी इसी मद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अंशों पर जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम माने आधिक्य, अंश का जो अंकित मूल्य होता है, कभी कभी कंपनियां उससे अधिक मूल्य माने अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर इशू कर देती हैं। तो जितना अधिक मूल्य है वही प्रीमियम होता है। जैसे 10 रुपये का अंश है, 12 रुपये में निर्गमित कर दिया गया, तो 2 रुपये जो अधिक पर निर्गमित किया गया वही 2 रुपये प्रीमियम होता है। और यही प्रीमियम कंपनी के कोष के रूप में भी कार्य करता है या कोष के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, लास्ट है साख निर्माण द्वारा। साख का निर्माण करके व्यापारिक बैंक अपने पूंजी स्रोत को बढ़ाते हैं, अपने पूंजी के निर्माण करते हैं। बैंक द्वारा साख का निर्माण करने की भी कार्यशील पूंजी में वृद्धि की जाती है। वैसे साख को पूंजी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साख निर्माण द्वारा बैंक अपने ऋण देने की क्षमता में लगातार वृद्धि करता है। आज बैंकों की साख निर्माण की शक्ति बहुत बढ़ गई है। पहले की अपेक्षा जन साधारण में बैंकिंग प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। साख का निर्माण करना व्यापारी बैंकों का एक प्रमुख कार्य होता है और वर्तमान समय में लाभ का एक प्रमुख साधन साख सृजन बनाया गया है, मतलब साख का निर्माण करना है। बैंक जब किसी व्यक्ति या संस्था को ऋण देता है तो वह ऋण राशि को नकद नहीं देता, बल्कि ऋणी का खाता खोलकर ऋण की राशि उसके खाते में जमा कर देता है। इससे बैंकों की जमाओं में वृद्धि होती है और साख का निर्माण करके पूंजी एकत्रित भी हो जाती है। इसलिए इस बात पर भी निर्भर करता है कि बैंक के पास कितनी नकद जमा है और नकद जमा का कितना प्रतिशत बैंक को नकद कोष में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बैंक की साख निर्माण क्षमता, चेकों के प्रयोग, जनता के बैंक में विश्वास, जनता की बैंकिंग आदतें, समाशोधन गृह आदि पर भी निर्भर करता है। मतलब बैंक ऐसे अनेक कार्य करता है जिससे उससे साख का निर्माण होता है।